नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल और मौलिक अधिकार। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि जो नेशनल इमरजेंसी है, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाई जाती है, तो जब यह नेशनल इमरजेंसी जब प्रवर्तन में होती है तो उस स्थिति में भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनकी क्या स्थिति होती है। क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया था कि जब आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो नेशनल इमरजेंसी है जब वो लागू होती है, जब वो प्रवर्तन में होती है, तो उसमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं कि वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति ऑर्डर जारी करके भी निलंबित नहीं कर सकते हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को ऑर्डर जारी करना पड़ता है, राष्ट्रपति को इस संबंध में उद्घोषणा करनी पड़ती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपातकाल है और जो मौलिक अधिकार है, मतलब जो इमरजेंसी है और जो फंडामेंटल राइट्स है, इन दोनों की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारतीय संविधान में इन दोनों की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है। संवैधानिक स्थिति आपातकाल और मौलिक अधिकार। देखिए, आपातकाल जो है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में है, और जो फंडामेंटल राइट्स है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और इसमें जो है जो आपातकाल है उसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। कुल अनुच्छेद 9 है, और इसका जो स्रोत है वो जर्मनी है। और जो मौलिक अधिकार है इसमें जो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कुल अनुच्छेद 24 हैं, और स्रोत अमेरिका है। तो फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी की ये संवैधानिक स्थिति है। भारतीय संविधान में इनकी ये स्थिति है। इस भाग में ये पाया जाता है, इस भाग में ये पाया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो आपातकाल है जिसको हम इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं, वो आपातकाल हम कहते किसे हैं, आपातकाल का मतलब क्या होता है, आपातकाल का आशय क्या होता है, आपातकाल का तात्पर्य क्या होता है, कि मीनिंग ऑफ इमरजेंसी वो क्या है। आपातकाल
देखिए, आपातकाल, जो आपातकाल होता है वो एक ऐसी दशा, अवस्था, परिस्थिति होती है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता होता है, ना ही उसके बारे में हमें कोई सूचना होती है, ना ही उसके बारे में हम कोई पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बल्कि वो अचानक सडनली कोई स्थिति पैदा हो जाती है। अर्थात आपातकाल एक ऐसी स्थिति, दशा, परिस्थिति होती है जो अचानक पैदा हो जाती है। उसके बारे में हमें पहले से कुछ भी पता नहीं होता है, वो सडनली सामने आ जाती है, सडनली कोई चीज उपस्थित हो जाती है और उस पर हमें तत्काल, विद इन नो टाइम हमें एक्शन लेना पड़ता है। तो आपातकाल का यही मतलब होता है कि जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी ना पता हो, कोई भी जानकारी ना हो, कोई भी पूर्वानुमान ना हो, बस सडनली अचानक घटना घट जाती है, अचानक स्थिति पैदा हो जाती है, उसे ही हम आपातकाल कहते हैं। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो आपातकाल है वो कितने प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। आपातकाल, भारतीय संविधान में आपातकाल। देखिए, जब हम भारतीय संविधान में आपातकाल की बात करते हैं या जो आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है उनकी बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। फिर दूसरा आपका आता है अनुच्छेद 356, इसे हम राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा आपका आता है, जो तीसरा है वो तीसरा आपका आता है आर्टिकल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं। अब देखिए कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत उसकी बात कही गई है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी जो होती है, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। तो इसमें देखिए, जो ये दोनों हैं 352 और 360 में जिस आपात की बात की गई है, तो आपात शब्द जो है, आपात शब्द इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपात शब्द आर्टिकल 352 और 360 के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, और जो ये है इसके लिए आपात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में। और दूसरी चीज जो समझने वाली ये है कि जो ये नेशनल इमरजेंसी है
जो ये नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी अभी तक नेशनल इमरजेंसी अभी तक भारत में 3 बार लगाई जा चुकी है। और जो स्टेट इमरजेंसी है, जो राष्ट्रपति शासन है, इसे अनेकों बार इस्तेमाल किया गया है राज्यों में। और ये इमरजेंसी अभी तक कभी भी नहीं लगाई गई है। अभी ये स्थिति भारत में कभी नहीं आई है और अच्छी बात है कि स्थिति न भी आए। और तो देखिए, इसमें जो पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो 26 अक्टूबर 1962 को लगाई गई थी और ये 10 जनवरी 1968 तक लागू थी। अर्थात ये 5 वर्ष 2 माह 14 दिन तक लगातार इमरजेंसी भारत में बनी रही। 5 वर्ष 2 माह 14 दिन तक ये बनी रही। और देखिए, जो ये कालखंड है, जो अक्टूबर 1962 है, ये मित्रों नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइम है। बड़ा ही एक टेंस, मतलब जो टेंशन से युक्त माहौल है, जो टेंशन से युक्त टाइम है वो था। क्योंकि देखिए, ये जो इंडो चाइना वार 1962 चल रहा था, उसी की वजह से ये नेशनल इमरजेंसी भारत में पहली बार लगाई गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर एक तरफा अटैक किया और उसी के वजह से नेशनल इमरजेंसी पहली बार लगाई गई। और यदि हम इस टाइम पीरियड को, अक्टूबर 1962 को, यदि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इंटरनेशनल एरिना के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर का पीरियड था उस समय आपने सुना होगा कि एक घटना घटित हुई थी जिसे आप क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे आप क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे आप क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। और ये जो है पूरे के पूरे मतलब जो पूरा का पूरा कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था 1945 से लेकर के 1990 तक, तो ये जो पूरा का पूरा जो 45 वर्षों का जो एक कालखंड है, तो इसमें जो सबसे सीवियर, सबसे टेंशन से युक्त और सबसे ज्यादा सीरियस सिचुएशन जो पैदा हुई थी वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम में ही पैदा हुई थी। और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी ही इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, क्योंकि यही वो घटना है जहां पर जो दोनों सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर और यूएसए, ये बिल्कुल आमने सामने हो जाते थे। और उस समय ये लग रहा था कि युद्ध कभी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही टेंशन से युक्त माहौल था, बहुत ही सीवियर सिचुएशन उस समय थी। और इतनी सीवियर सिचुएशन पूरे के पूरे कोल्ड वॉर टाइम में कोई फिर दोबारा कभी नहीं आई, जितनी सीवियर सिचुएशन ये थी। और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अक्टूबर क्राइसिस, वे ऑफ पिक्स, मिसाइल स्केयर तमाम नामों से जानी जाती है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वह भी पूछा जाता है कि सीधा पूछा जाता है कि जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है वो अन्य किस नामों से जाना जाता है, या वे ऑफ पिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस नाम से प्रसिद्ध है। वो तमाम सारे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे कहने का आशय सिर्फ ये है कि जो भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, तो उस समय इंडो चाइना वार की वजह से लगाई गई। और उस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी ही सीवियर सिचुएशन, बड़ी ही टेंशन से युक्त एक माहौल था उस समय, जहां पर दोनों सुपर पावर्स बिल्कुल आमने सामने थे।
और जो दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई वो लगाई गई 3 दिसंबर 1971 को, और जो तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई वो लगाई गई 25 जून 1975 को। और देखिए कि एक चीज और जो ध्यान देने वाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो 3 दिसंबर 1971 को जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, तो उसके बाद 25 जून 1975 को भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। और जब ये इमरजेंसी लगाई गई तो ये इमरजेंसी उस समय प्रवर्तन में थी, उस समय लागू थी, उस समय चल रही थी। तो ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि राष्ट्रपति को दोबारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए बाध्य होना पड़ा? क्यों वो स्थिति पैदा हुई कि जब एक नेशनल इमरजेंसी लागू है तो फिर दूसरी घोषणा करने की जरूरत क्या थी? वो कारण क्या था? वो मजबूरी क्या थी? वो समस्या क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी मित्रों कि ये जो इमरजेंसी है, जो 3 दिसंबर 1971 की जो नेशनल इमरजेंसी है, ये युद्ध या जो बाह्य आक्रमण है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, उसके आधार पर लगाई गई। लेकिन ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसको लगाया गया था आंतरिक अशांति के नाम पर। आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। इसीलिए सरकार ने एक संशोधन भी किया था, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो चूंकि ये नेशनल इमरजेंसी जो थी वो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी, लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी जो है ये आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये 75 में जो ये नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, तो उस समय इंदिरा गांधी का जो चुनाव जो खारिज हो गया था, तो वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी, नहीं तो पार्टी में उनकी पकड़ कमजोर हो जाती। वो उनकी इस प्रकार की सोच थी, या उनके जो एडवाइजर थे उनको इस प्रकार की सलाह दी कि आप प्रधानमंत्री का पद मत छोड़िए, नहीं तो आपकी जो पार्टी पर पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, पार्टी पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ही उन्होंने देश पर नेशनल इमरजेंसी थोप दी। तो ये आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई गई थी। तो ये नेशनल इमरजेंसी अब तक भारत में 3 बार लगाई जा चुकी है, और जो 356 है इसका इस्तेमाल कई बार राज्यों में किया गया है, कई बार किया जा चुका है। इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। और जो ये स्टेट इमरजेंसी है, जो ये स्टेट इमरजेंसी है, ये 2 आधारों पर लगाई जाती है। या तो जब किसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संवैधानिक तंत्र है, वो फेल कर जाता है तब, और या तो तब जब आर्टिकल 365 के अंतर्गत जब भारत सरकार, केंद्र की सरकार किसी राज्य को किसी प्रकार का निर्देश देती है और वो जो है केंद्रीय कार्यपालिका के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, या करने में असमर्थ होता है, या उसका अनुपालन नहीं करता है, तो इस आधार पर भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात की गई है। ये तीनों आपके सामने हैं, तीनों में ये डिफरेंस है। और इसका इस्तेमाल 3 बार किया जा चुका है, इसका कई बार किया जा चुका है, इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। ऐसी सिचुएशन भारत में नहीं पैदा हुई। और देखिए कि ये इमरजेंसी तब लागू होती है जब भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग का जो वित्तीय अस्थायित्व है या जो साख है वो संकट में है, तो उसी आधार पर ये इमरजेंसी लगाई जाती है 360 वाली। अब हम ये देखेंगे कि जो ये नेशनल इमरजेंसी है, जो
नेशनल इमरजेंसी है जब प्रवर्तन में होती है, जब लागू होती है, तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत जो हमें प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे सर्वांगीण विकास से संबंधित जो हमारे अधिकार हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है, उनकी क्या दशा होती है, तब वो उस स्थिति में किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो अब हम यही पॉइंट पर बात करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल और मौलिक अधिकार, जो कि आज का हमारा शीर्षक है, राष्ट्रीय आपातकाल और मौलिक अधिकार। हमने आपको पहले ये बताया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के माध्यम से, तो वहां पर कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहकर भी निलंबित नहीं कर सकता है, और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जिन्हें निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से उद्घोषणा करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी प्रवर्तन में होती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनकी 3 प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। उसमें 3 कैटेगरी समझ में आती है। नंबर 1 ये है कि आर्टिकल 19 ये स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी नहीं निलंबित होते हैं। निलंबित होते और शेष को राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा निलंबित कर सकता है। निलंबित कर सकता है। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी प्रवर्तन में होती है, लागू होती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी 3 कैटेगरी बनती है। उसमें पहली कैटेगरी ये है कि जो आर्टिकल 19 है, जिसके अंतर्गत हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो अपने आप जैसे ही राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा करेगा, प्रोक्लामेशन करेगा, इस संबंध में ऑर्डर जारी करेगा, वैसे ही आर्टिकल 19 स्वतः अपने आप निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 20 और 21 ये निलंबित नहीं होता है।
इस संबंध में राष्ट्रपति अगर उद्घोषणा, मतलब संविधान में प्रावधान ही नहीं है, मूल संविधान में तो प्रावधान कुछ दूसरा था, बाद में चेंज किया गया, तो कहने का आशय ये है कि ये निलंबित नहीं होते हैं, सदैव बने रहते हैं। और शेष बाकी आर्टिकल 19 तो स्वतः निलंबित हो गया, 20 और 21 निलंबित होता ही नहीं है। बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से ऑर्डर जारी करके निलंबित कर सकता है। और देखिए, एक बात जो विशेष तौर पर ये जानने वाली है वो ये है कि जो मूल संविधान हमारा था, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में ये प्रावधान था, मूल संविधान में तो ये प्रावधान था कि आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन बाकी अन्य जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा निलंबित कर सकता था। तो ये जो आर्टिकल 20 और 21 हैं इन्हें भी राष्ट्रपति ऑर्डर जारी करके, उद्घोषणा करके, प्रोक्लेमेशन के माध्यम से निलंबित कर सकता था। मूल संविधान में ये प्रावधान था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। देखिए, यहां पर जो ये प्रावधान किया गया, तो अब आप जानते हैं कि 77 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की पराजय हुई और जनता पार्टी की सरकार आती है और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मतलब कि जो जनता पार्टी गठबंधन है उसकी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई उस सरकार के मुखिया थे। तो चूंकि ये सारे लोग नेशनल इमरजेंसी जब 75 में इंदिरा जी ने लगाई थी, तो उस समय जो जितने भी इंदिरा के विरोधी थे, इंदिरा जी के जितने भी विरोधी थे, अर्थात कहने का मतलब है कांग्रेस के जितने भी विरोधी थे, सबको इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया। और उस नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो एक्सपीरियंस इन नेताओं का रहा है वो बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही भयावह रहा है, क्योंकि जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया गया। किसी को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी राष्ट्रपति ने निलंबित कर दिया था। और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 में जो प्रावधान है, अब देखिए आर्टिकल 20 में प्रावधान क्या है? आर्टिकल 20 में प्रावधान ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के संबंध में, अपराधों के लिए दोष को सिद्ध करने के संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, उसे निलंबित कर दिया गया। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा? एक मतलब सामान्य शब्दों में कि आपके खिलाफ जो भी जाति हो रही है, जो भी गलत कार्य आपके साथ हो रहे हैं, आप उनके खिलाफ न्यायालय जा ही नहीं सकते हैं। यानी न्यायालय जाने के दरवाजे बंद, आप न्यायालय जा ही नहीं सकते हैं। आप न्यायालय में सरकार के खिलाफ अपनी सुरक्षा में याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में कोई आप पिटीशन फाइल कर ही नहीं सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि न्यायालय के दरवाजे बंद। और 21 में क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। तो जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में जब सरकार किसी को परेशान करने लगती है, उसके जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो पर्सनल लिबर्टी मिली हुई है, तो जब उसका हनन सरकारें करती हैं तो भाई आदमी के पास एक ही रास्ता होता है, एक ही आशा की किरण होती है, न्यायपालिका। और 75 में न्यायपालिका के दरवाजे जो है बंद हो गए। तो नेताओं को बड़ा कटु अनुभव हुआ। तो उस अनुभव से सीख लेते हुए जब सत्ता बदली तो जनता पार्टी सरकार ने भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन किए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके।
उन संशोधनों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि 1978 में जो 44th अमेंडमेंट लाया गया तो उसके माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत व्यापक परिवर्तन किया गया। और इन्हीं व्यापक परिवर्तनों के कारण, इन्हीं व्यापकता के कारण ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में बड़े व्यापक पैमाने पर बदलाव किया गया, इसीलिए उसे मिनी संविधान का दर्जा भी दिया जाता है। और 77 में चुनाव होता है, सत्ता बदलती है, जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में आता है और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन होता है। तो वो जो उस समय जेल में ठूसे गए जो लोग थे, उनका जो कटु अनुभव था, उससे उन्होंने बहुत सारी सीख लिया और उस सीख से उन्होंने भारतीय संविधान में काफी बदलाव किए ताकि इस प्रकार का दुरुपयोग न किया जा सके। जिस प्रकार से न्यायालय के दरवाजे बंद, सरकार के खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप अपनी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको बचाने के लिए न्यायालय के दरवाजे, न्यायालय में आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में अपनी आप गुहार नहीं लगा सकते हैं। तो जो इस प्रकार का पूरा का पूरा कट अनुभव था नेताओं का, तो उन्हीं से सीख लेते हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 78 के माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव किया गया। तो इसके माध्यम से जो बदलाव किया गया तो उस पर मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत काफी बदलाव हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बदलाव हैं, वो उन पर चर्चा करना जरूरी है। तो इसीलिए उस इमरजेंसी से सीख लेते हुए विरोधी नेता, मतलब कि जो उस समय जेल में डाले गए नेता थे, जब वो सत्ता में आते हैं तो उन्होंने काफी सारे बदलाव किए। तो वहीं पर उन्होंने ये प्रावधान किया गया कि अब जब भी फ्यूचर में इस टाइप की सिचुएशंस पैदा होती है, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा होती है देश में, तो आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, इसे किसी भी सूरत में निलंबित नहीं किया जाएगा। न्यायालय के दरवाजे नागरिकों के लिए बंद नहीं होंगे, वो सदैव खुले होंगे, चाहे नेशनल इमरजेंसी लागू हो उस दशा में भी खुले रहेंगे। ये हो गया। और जो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये भारतीय संविधान में जो संशोधनों का इतिहास है, बड़ा ही महत्वपूर्ण इतिहास है। और एक जो और विशेष बात जानने वाली ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, ये प्रवर्तन में रहेगी, जब प्रेसिडेंट इससे संबंधित घोषणा करेंगे, प्रोक्लेमेशन करेंगे, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 19 तभी निलंबित होगा जब नेशनल इमरजेंसी दो आधारों पर लगाई जाएगी, तभी। वो आधार क्या है? युद्ध और बाह्य आक्रमण, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। यदि नेशनल इमरजेंसी यदि नेशनल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जाएगी तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। और एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि जो नेशनल इमरजेंसी के आधार हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो लगाई जाने वाली इमरजेंसी व्यवस्था है, मतलब जो इमरजेंसी व्यवस्था है, जब इमरजेंसी अप्लाई किया जाता है 352 वाला, तो इसके 3 आधार बताए गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के जो आधार हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के जो आधार हैं भारतीय संविधान में जो आधार बताए गए हैं वो 3 हैं। पहला क्या है? युद्ध। दूसरा क्या है?
बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, ये वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। और तीसरा क्या है आपका सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। देखिए मूल संविधान में जो भारत का मूल संविधान था, यहां पर था आंतरिक अशांति। ये मूल संविधान में था। मूल संविधान में ये था। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 78 के माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लगाया, सशस्त्र विद्रोह शब्द आया। और चूंकि आंतरिक अशांति जो है, अब आंतरिक अशांति का निर्धारण करेगा। देखिए सबसे बड़ा जो बेसिक क्वेश्चन ये है, चूंकि इंदिरा जी ने अब आंतरिक अशांति के नाम पर 75 में इमरजेंसी लगा दिया। 75 में इंदिरा जी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, आंतरिक अशांति के नाम पर। अब आंतरिक अशांति को डिफाइन कौन करेगा, आंतरिक अशांति को बताएगा कौन कि आंतरिक अशांति की सिचुएशन है कि नहीं है। अब इंदिरा जी ने कहा आंतरिक अशांति है, लेकिन रियल में क्या था कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा उनका पूरा नाम, हाँ, जगमोहन सिन्हा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी के चुनाव को, जो रायबरेली से चुनी गई थी, उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, तो अब उनके सामने सिचुएशन क्या बनी भाई, या तो वो प्रधानमंत्री का पद छोड़े किसी और को दें, या तो फिर और कोई तरीका अपनाएं। तो इंदिरा जी को ये लगा कि यदि हम, या उनके सलाहकारों ने इस प्रकार की उन्हें सलाह दी कि भाई यदि आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगी ना तो पार्टी के ऊपर आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो इंदिरा जी को ये सलाह बड़ी ही मतलब मनमाफिक लगी कि हाँ वास्तव में बात तो सही कह रहे हैं। और इंदिरा जी ने क्या किया कि वो प्रधानमंत्री का पद न छोड़ करके पार्टी पर अपने वर्चस्व, अपने प्रभुत्व, अपने पकड़, अपनी हेजेमनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जा करके, न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जा करके उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी व्यवस्था को दांव पे लगा करके अपने हित में इस सिचुएशन को नेशनल, मतलब कि आंतरिक अशांति के रूप में डिफाइन करके नेशनल इमरजेंसी उन्होंने थोप दिया देश के ऊपर। अब बताइए कि भाई आपको न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए था, तब तो आपको एक परिपक्व नेता माना जाता, और आप इस प्रकार की नॉनसेंस वाला कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का मतलब एक बचकानी हरकत कर रहे हैं कि अपने हित के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था को आपने दांव पर लगा दिया और आपने आंतरिक अशांति के नाम पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी। और इसीलिए क्या है कि ये आंतरिक अशांति एक बड़ा अस्पष्ट शब्द है कि भाई यहां पर हित इंदिरा जी का था और उन्होंने इसे आंतरिक अशांति घोषित कर दिया और उसी आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। और सारे विरोधी लोगों को, मतलब जो लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए, तो उन्होंने उनको ये कहा कि ये आंतरिक अशांति फैला रहे हैं और उन सबको जेल में डाल दिया। तो आंतरिक अशांति जो शब्द है ना, ये अपने आप में बड़ा ही अस्पष्ट शब्द है। इसको डिफाइन कौन करेगा, इसको कौन निर्धारित करेगा कि देश में आंतरिक अशांति है या आंतरिक अशांति नहीं है। भाई जो सत्ता में है, सरकार में है, उन्होंने कहा कि हमें खुफिया एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार से इनपुट मिला है कि देश में गड़बड़ियां हो सकती हैं, आंतरिक अशांति जैसी सिचुएशन है, इस आधार पर उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया। तो जो विरोधी नेता थे उस समय, जो उस समय जेल में डाले गए थे, उनको ये एहसास हुआ कि वास्तव में जो शब्द है, जो आंतरिक अशांति है, जो इंटरनल डिस्टरबेंस है ना, ये बड़ा ही अस्पष्ट शब्द है, ये इसमें अस्पष्टता नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसको हटाया 44th अमेंडमेंट के माध्यम से और कहा कि इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया जाए। और सशस्त्र विद्रोह लाया गया। और देखिए कि सशस्त्र विद्रोह जो है ये ज्यादा स्पष्ट है, दृश्यमान चीज है। भाई मैं कहता हूं कि देश के किसी भी राज्य में या देश के किसी भी भाग में या पूरे देश में
अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तो वो नजर में आएगा ना कि कहीं अगर विद्रोह हो रहा है तो असलहों के साथ हो रहा है, बम बंदूकों के साथ हो रहा है, पूरे चुनौती के साथ हो रहा है, असलहा मशीन गन लेकर के अशांति फैलाई जा रही है, तो वो नजर में आएगा ना। लेकिन ये तो नजर में आएगा ही नहीं भाई। आम आदमी को लगेगा कि शांति है, सरकार कहेगा कि हमें खुफिया एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार की सूचना मिली है कि आंतरिक अशांति का माहौल है, आंतरिक अशांति पैदा होने वाली है। भाई ये दिखेगा नहीं ना, ये दिखेगा नहीं, ये बड़ा अस्पष्ट शब्द है। इसको निर्धारित कौन करेगा? सरकार करेगी, और सरकार अपने हिसाब से देश पर नेशनल इमरजेंसी थोप देगी। और ये जो शब्द है, ये कम से कम अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तो वो लोगों की नजर में आएगा, वो तस्वीर में आएगा, मीडिया में आएगा कि हाँ लोग असलहों के साथ रैली कर रहे हैं, असलहों के साथ सरकार को चुनौती दे रहे हैं, असलहों के साथ सरकार भारत की जो संप्रभुता है उसको चुनौती दी जा रही है। कम से कम ये चीजें नजर में आएंगी तो, और ये तो नजर में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो शब्द है, इस शब्द को हटाया गया, इस शब्द को रिप्लेस किया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया। और जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी के 3 ही आधार हैं, वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिबेलियन है, सशस्त्र विद्रोह है। और जब नेशनल इमरजेंसी देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण इन आधारों पर लगेगी, इन आधारों पर लागू की जाएगी, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। स्वतः निलंबित हो जाएगा। और यदि नेशनल इमरजेंसी इस आधार पर लगाई गई, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाई गई, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई गई, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 19 फिर निलंबित नहीं होगा। देखिए यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सारगर्भित जो प्रश्न है वो बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान किस किस स्थिति में आर्टिकल 19 की नेशनल इमरजेंसी के दौरान किस अवस्था में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। जब नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर लगेगी? देखिए अगर युद्ध के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। यदि बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो भी आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन यदि नेशनल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाई जाती है, इसका प्रोक्लेमेशन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। इसलिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मार्केबल पॉइंट है। इस पर आप इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस पर गौर करिएगा कि आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी के दौरान निलंबित हो जाएगा स्वतः तब जब 2 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होगी। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण, तब आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा तब जब नेशनल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप गौर करिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में निश्चित ही बहुत ज्यादा संभावना है कि यहां पर इन आधारों पर, इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके बहुत ही अच्छा, बड़ा ही मार्केबल और बड़ा ही सारगर्भित प्रश्न एक
कॉन्सेप्चुअल बेस पर बनाया जा सकता है और निकट भविष्य में जरूर पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए आप इस पर गौर करिएगा। तो मित्रों, आज आपने ये देखा कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होती है तो उस कंडीशन में भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, जो हमें आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनकी क्या कंडीशन होती हैं, फिर वो किस प्रकार से अप्लाई होते हैं, वो तमाम सारी चीजें आपने देखा। तो हम समझते हैं कि इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है तो उस दौरान, उस कंडीशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी क्या स्थिति बनती है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उन्हें कौन स्वतः निलंबित हो जाता है, किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, किसे राष्ट्रपति अलग से घोषणा के माध्यम से निलंबित कर सकता है, वो तमाम सारे तथ्य, वो तमाम सारी चीजें, वो तमाम सारे विचार, वो जो तमाम सारे फैक्ट हैं, अवधारणाएं हैं, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और आपको इससे काफी मदद मिली होगी। और ये जो पॉइंट है मित्रों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का पार्ट 18 है इमरजेंसी, आपातकाल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भारतीय संविधान का। इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बराबर पूछे जाने की संभावना बनी भी रहती है। तो इसीलिए हमने आपके सामने ये आज प्रस्तुत किया इस चीज को, और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, बाय।